हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। हमारा वीडियो देख रहे होंगे, काफ़ी पसंद आ रहा होगा और इसी तरह कंटिन्यू देखते रहिए। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। तो हमारा टॉपिक था मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया। ओके, मार्केटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया का 20 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आपको बताया जा रहा था। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि कृषि विपणन क्या है। कृषि विपणन क्या है और कृषि विपणन में कौन कौन सी कमियां हैं और इन कमियों को दूर करने के क्या उपाय दिए गए, ये हमारा क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। कृषि विपणन, कृषि विपणन इसको कहा जाता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। समझ लीजिए कृषि विपणन होता क्या है। हमारे देश की 58% जब जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर है। पूर्ण रूप से किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और कृषि से संबंधित जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, अर्थात कृषि के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो भी क्रियाएं की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? कृषि विपणन कहा जाए। जैसे एक किसान समस्त प्रकार की कृषि कार्यों को करता है और कृषि कार्यों को करने के बाद से वह निराई गुड़ाई सिंचाई फसल काट देता है, तैयार कर देता है, फिर उसको बड़े व्यापारी को बेच देता है। वह बड़े व्यापारी उससे बड़े व्यापारी को बेचते हैं और इसी तरह ये कंटिन्यू लास्ट में कहाँ आता है? हमारे पास आता है, अर्थात उपभोक्ता के पास आता है। और जब उपभोक्ता के पास आएगा तो उसी को समस्त क्रिया को क्या कहा जाएगा? कृषि विपणन कहा जाएगा। अर्थात उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक जितनी भी कृषि क्रिया की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? कृषि विपणन कहा जाता है। ठीक है। दूसरा हमारा इसमें टॉपिक था कृषि विपणन के दोष। कृषि विपणन के दोष, इसी को कहा जाता है कमियां। कृषि विपणन में कौन कौन से दोष या हमारी कमियां है? कृषि विपणन में बहुत सारे किसानों के साथ समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी कमियां वगैरह हैं। पहली इसमें कमी है कृषि जीवन का एक रास्ता। क्या है? रास्ता। मतलब किसानों के पास जीने का मात्र कृषि ही एक रास्ता है। ठीक है। किसानों के पास जीने का मात्र यही रास्ता है। कैसे? इसलिए कि एक किसान क्या करता है? वह कृषि की समस्त क्रियाएं करता है। कैसे कृषि की समस्त क्रियाएं करेगा? इसलिए करेगा कि वो खेती पर पूर्ण रूप से निर्भर है, उसके पास कोई रोजगार का साधन नहीं है, वो पूर्ण रूप से उसी पर डिपेंड रहता है। आज के ज़माने में जानती है खेती करने से कितनी इनकम होगी। तो ये जीवन का रास्ता ही किसानों की सबसे बड़ी कमी है, जबकि उसका मूल्य बड़ी कम रहता है। दूसरा है कृषि उपजों का एकत्रीकरण। कृषि उपजों का एकत्रीकरण व मध्यस्थों की अधिकता। मतलब कि जब एक किसान कृषि की क्रिया करता है, वो क्या करता है? अपने समस्त कृषि उत्पादों को एकत्र करता है। एकत्र करने का कार्य कौन करता है? मध्यस्थ करता है। अब वह मध्यस्थ क्या करेगा?
किसानों का शोषण करता है। कैसे शोषण करेगा? वह उपज को उसके मनचाहा रेट पर न बेचकर कम सस्ते दामों में उसे बेचने का कार्य करता है। ठीक है। तीसरा इसमें दोष है, तीसरी कमी है परिवहन के साधनों का अभाव। परिवहन के साधन का अभाव का मतलब होता है कि जब एक किसान क्या करता है, कृषि उपज तैयार करता है, उसके पास कोई साधन नहीं होता है मार्केट में बड़े बाजार में बेचने के लिए, तो इसलिए वो चाहता है कि वहीं पर घर ही पे बेच दे, खेत ही में बेच दे, ताकि उसको ले जाने लाने का टेंशन न रहे। तो इसमें परिवहन के साधनों का अभाव पाया जाता है। अगला, वित्तीय सुविधाओं का अभाव। वित्तीय सुविधाओं का अभाव मतलब है किसानों के पास कोई वित्तीय साधन नहीं होते। वित्तीय साधन का मतलब है पैसे से संबंधित उनको कोई सहायता नहीं करता है। उसी अनाज को बेचकर अपने कृषि कार्यों में लगाते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। अगला इसमें क्या है, विपणन व्ययों की अधिकता। जब एक किसान फसल तैयार करता है तो वह जब बाजार में बेचने ले जाता है तो उसकी लागत अधिक लग जाती है, जिसके कारण वो काफ़ी निराश हो जाता है, अर्थात उसके बेचने के खर्चे अधिक लग जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो विपणन व्ययों की इसमें अधिकता पाई जाती है। अगला, बाजार की कुरीतियाँ। बाजार की कुरीतियाँ का मतलब होता है कि बाजार में बहुत सारी बुराइयाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि जब एक किसान अपना सामान लेकर बाजार में चला गया तो वहाँ पे बहुत सारे दलाल होते हैं, मध्यस्थ होते हैं, मीडिएटर होते हैं, यहाँ तक कि विक्रेता भी जो खरीदने वाला है वो तो जान ही गया है कि अब तो ये लेके आएगा और बेच के जाना ही है, किसी भी दाम पे ले जाए। तमाम तरीके के उसमें ब्रोकर्स होते हैं जो बड़ा हेरा फेरी करते हैं, अपने कमाने के चक्कर में दूसरे का नुकसान कर देते हैं। तो बाजार में बहुत सारी पॉलिटिक्स वगैरह होती है। अगला, वैज्ञानिक कृषि का अभाव। वैज्ञानिक कृषि का अभाव का मतलब होता है कि हमारे देश में जो भी किसी कृषि क्रिया की जाती है सिस्टमेटिक ढंग से नहीं की जाती है। बस जिसको धान बोना है धान बो दिया, गेहूँ बोना है गेहूँ बो दिया, मक्का बोना है मक्का बो दिया, मतलब वैज्ञानिक कृषि नहीं की जाती है। वैज्ञानिक कृषि बहुत सीमित मात्रा में की जाती है। अब लोग जागरूक हो रहे हैं तो कुछ लोग करते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का भी अभाव पाया जाता है। अगला है विपणन संबंधी सूचनाओं का अभाव। सूचनाओं का अभाव मतलब मार्केट में जो रेट है या जो भी गतिविधियां हैं, जो सूचनाएं हैं, इसका अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि किसानों की इसकी जानकारी मिल ही नहीं पाती है। वैसे बाजार भाव प्रतिदिन पेपर में आता है, टीवी में आता है, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या में जो नई पीढ़ी को छोड़कर पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उसमें लिटरेसी कम है, अर्थात साक्षरता कम है, जागरूक वो कम है, वो उधर ध्यान नहीं देते हैं, तो अज्ञानता के कारण भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो यह तथा आपका कृषि विपणन के दोष या कमियां। अब आगे बढ़ते हैं। कृषि विपणन के दोष व कमियों को दूर करने के उपाय। कृषि विपणन के दोष या कमियों को दूर करने के उपाय। प्रश्न यह है कि कृषि विपणन आपका ये है, इसकी कमियां या दोष ये है, तो इन दोषों का भी समाधान करने का कुछ न कुछ रास्ता है जिसके माध्यम से हम इसका समाधान कर सकते हैं। वह क्या है? पहला स्टेप में
व्यवस्थित मंडियों की स्थापना, मतलब कि हमारे देश में एक व्यवस्थित मंडी स्थापित की जाए कि अनाजों का विक्रय अर्थात मार्केटिंग एक निश्चित मंडी में हो, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति एकदम खुले बाजार में ले जाकर उसको बेच सकता है और जो मार्केट का रेट है उसी रेट पे, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, वहाँ पे आसानी से ले जाकर बेच दे। तो व्यवस्थित मंडियों की उसमें स्थापना किया जाएगा। दूसरा, वस्तुओं का एकत्रीकरण एवं प्रमापीकरण। वस्तुओं का एकत्रीकरण व प्रमापीकरण का मतलब है कि जो वस्तुएं हमारी हैं, इस सिस्टम अपनाया जाए कि जिस जिस कैटेगरी की है, जिस जिस वैरायटी की है, उसको अलग कैटेगरी में रखा जाए। मतलब जितने भी धान हैं हमारे, धान, राइस, चावल, तो उसको कई तरीके क्वालिटी की होती है, तो उसे एक क्वालिटी का अलग रखा जाए, दूसरे क्वालिटी का अलग रखा जाए, तीसरे क्वालिटी का अलग, जितनी क्वालिटियाँ हैं उसको अलग रखा जाए, सभी क्वालिटियों का रेट भी अलग तय किया जाए, अर्थात उसका एक मानक भी तैयार किया जाए। अगला है परिवहन की सुविधाओं का विकास। ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश को जागरूक बनाने के लिए, वहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए जरूरी है कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का कार्य अच्छा होना चाहिए। परिवहन की सुविधा यदि हो रहा है तो देश का समझिए आर्थिक विकास हो रहा है। तो परिवहन के साधनों का विकास करने से किसान या जो भी कृषक वगैरह हैं अपने कृषि उपजों को आसानी से मंडियों में या एक जगह से दूसरे जगह पर या बड़े बाजारों में ले जाकर बेच सकते हैं। अगला है सहकारी विपणन का विकास। विपणन का विकास, सहकारी विपणन का विकास का मतलब है कि देश में सहकारी संस्थाओं की स्थापना की जाए, जिसमें लोग इधर उधर माल न अपना ले जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी में ले आकर सरकार के जो रेट तय किया गया उस रेट पर बेच सके। ठीक है। अगला है वित्तीय सुविधाएं। वित्तीय सुविधाएं, वित्तीय सुविधा का मतलब है किसानों को जागरूक करने के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा या अन्य किसी वित्तीय संस्था द्वारा क्या वित्तीय सुविधा प्रदान करनी चाहिए। अगला है प्रशिक्षण की व्यवस्था। प्रशिक्षण की व्यवस्था, इसका मतलब है कि किसानों को समय समय पर ट्रेनिंग भी देना चाहिए, उन्हें प्रशिक्षित करना चाहिए कि अनाजों का उत्पादन हम किस ढंग से करें, किस किस दवाइयों का प्रयोग करें, कब किस किस सीजन में हमें क्या क्या बोलना है, क्या क्या बोल करना है हमें, ठीक ना। तो प्रशिक्षण की व्यवस्था ठीक। अगला आपका 7 नंबर है भंडार गृहों की व्यवस्था। गृहों की व्यवस्था मतलब स्टोरेज, ठीक ना, जो भंडार गृह है, यहाँ पे किसान अपनी उत्पादित वस्तु चाहे आलू, प्याज, सब्जी या अदर्स फल फ्रूट्स या अनाज वगैरह हैं, उसको कहाँ रखेगा, गोदामों में रखने की उचित व्यवस्था या प्रबंध किया जाए। ठीक है। अगला है विपणन सूचनाओं का प्रकाशन। विपणन सूचनाओं का प्रकाशन का मतलब होता है कि जो भी मार्केटिंग से संबंधित न्यूज वगैरह हैं प्रतिदिन उसे देना चाहिए। ऐसा सिस्टम अपनाना चाहिए जहां ग्राहकों को आसानी से पहुंचाया जा सके। तो इस तरह ये आपका पहला क्वेश्चन था लॉन्ग का 20 मार्क्स का, कृषि विपणन क्या है, इसमें कौन कौन सी कमियां या दोष पाई जाती हैं, कौन कौन सी कमियां या दोष पाई जाती हैं, इन दोषों को दूर करने के उपाय क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है। तो इस तरह पहला आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है आज का, सेबी क्या है। सेबी क्या है, देखिए स्क्रीन पे चल रहा है। सेबी क्या है,
पूंजी बाजार में सेबी की क्या भूमिका है? पूंजी बाजार में सेबी की क्या भूमिका है और इसके कार्य बताइए। क्वेश्चन क्या है? सेबी क्या है, पूंजी बाजार में सेबी की क्या भूमिका है और इसके कार्य बताइए। ध्यान दीजिए, शुरू करते हैं। सेबी, इसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक ना। इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की ध्यान दीजिएगा कि स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988। सेबी जब आएगा क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, तो सबसे पहले उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिखेंगे। 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन 31 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश जारी किया गया। एक अध्यादेश जारी किया गया। जारी करने के बाद से 21 फरवरी 1992 में इसे संसद में पेश किया गया। कहाँ पेश किया गया? संसद में पेश किया गया। संसद में पेश करने के बाद से 3 अप्रैल 1992 को यह पास कर दिया गया। क्या किया गया? 3 अप्रैल 1992 को इसे क्या किया गया? पास कर दिया गया और इसे एक कानून के अंतर्गत पारित किया गया और यहां से यह कार्य करना शुरू किया गया। ठीक है, यहां से यह कार्य करना शुरू कर दिया। अब प्रश्न यह है कि सेबी का जो गठन होता है, ये 6 इसमें सदस्य होते हैं। 6 सदस्य होते हैं। इन 6 सदस्य में से ध्यान दीजिएगा, जो एक होता है एएमडी होता है, अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर या प्रबंध संचालक कहलाता है, या इसी को चेयरमैन भी कहा जाता है। चेयरमैन कहा जाता है। इस चेयरमैन में से ध्यान दीजिएगा, चेयरमैन में से जितने भी सदस्य होते हैं, इसमें से 2 सदस्य केंद्रीय, 2 सदस्य जो होते हैं केंद्रीय मंत्रालय से होते हैं। जो एक सदस्य होता है आरबीआई से होता है। ठीक है, और 2 सदस्य जो होते हैं इनका नामांकन सरकार करती है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रालय का में वही होता है जो कानून और वित्त की जानकारी रखता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और जो एक सदस्य होता है वो क्या होता है? एक चेयरमैन होता है और 2 केंद्रीय मंत्रालय का होते हैं, एक सदस्य रिजर्व बैंक का होता है और एक किसका? नामांकन होता है, और एक चेयरमैन होता है। इस तरह ये 5 सदस्य हो गए। इस सेबी का मुख्यालय जो है, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। प्रश्न यह है कि सेबी कार्य क्या करता है। सेबी हमारे किसी भी देश में जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें जितने भी निवेशक होते हैं, सेबी का काम क्या है? सेबी क्या है कि एक ऐसी संस्था जो निवेशकों के हितों की रक्षा करती है, उनकी सुरक्षा करती है, अर्थात उस निवेशकों के हित पर नियंत्रण करती है, उनके पैसे की सुरक्षा करती है, ऐसी संस्था को सेबी कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न है सेबी की भूमिका। सेबी की भूमिका, सेबी की भूमिका का प्रारंभ उस समय हुआ
जब 1992 में शेयर घोटाला हुआ था, केतन पारी का नाम सुने होंगे, शेयर घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था, जिसमें उसी घोटाले को लेकर सेबी का गठन किया गया और इसलिए किया गया कि जो निवेशक है वो किसी कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके हित का सुरक्षा की जा सके, उनके पैसों की सुरक्षा हो सके, उसके लिए एक नया कानून बनाया गया। ठीक है, अब प्रश्न है कि सेबी की भूमिका क्या क्या है, ये भी टू द पॉइंट जान जाइए। सेबी की भूमिका पहला होता है प्रविवरण तैयार करना, प्रविवरण तैयार करना, ये इसकी भूमिका है। दूसरा, इस प्रविवरण तैयार किया जाता है। दूसरा, जोखिम की सुरक्षा प्रदान करना, जोखिम की सुरक्षा प्रदान किया जाता है। और क्या किया है, जो हमारी कंपनी के अंश है, अंशों का आवंटन, अंशों का आवंटन व सूचीयन करना, सूचीयन करने का कार्य किया जाता है, यही इसकी भूमिका है। 4 नंबर में आइए, अगला है जितनी भी प्रमुख संस्था है, प्रमुख संस्थाएं हैं, इनका पंजीयन किया जाता है। इनका क्या किया जाता है, पंजीयन किया जाता है। और क्या कर किया जाता है, अगला इसमें मर्चेंट बैंकों का या संस्थाओं का पंजीयन किया जाता है, मर्चेंट बैंकों का पंजीयन किया जाता है। और क्या किया जाता है, स्कंध बिपणी का एक नेटवर्क तैयार किया जाता है, स्कंद विपणी का नेटवर्क तैयार किया जाता है। और क्या किया जाता है, परामर्श देने का भी कार्य किया जाता है, परामर्श देने का कार्य किया जाता है। और क्या किया जाता है, शोध व प्रकाशन कराया जाता है। यह इसकी मुख्य भूमिका है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सेबी के कार्य, थोड़ा स्पेस कम है, समझ लीजिएगा। सेबी के कार्य, सेबी के बहुत सारे कार्य नहीं है, लेकिन समझ लीजिए मुख्य मुख्य क्या क्या होते हैं। अच्छा, आप चेंज कर लें। सेबी का क्या काम है, समझ लीजिए, इसे मुजबानी समझ लीजिए क्या होता है। सेबी का पहला काम है, जितने भी स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, एजेंट होते हैं, क्योंकि शेयर बाजार में स्टॉक ब्रोकर्स, एजेंट्स, आड़तिया या शेयर ट्रांसफर एजेंट या मर्चेंट एजेंट्स या मर्चेंट बैंकर्स या अंडरराइटर्स जितने भी हो या पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, उनका क्या किया जाता है, पंजीयन कराया जाता है, अर्थात रजिस्टर्ड एजेंट होते हैं, ताकि उन रजिस्टर्ड एजेंटों के माध्यम से हम क्या कर सकें, अंशों और ऋण पत्रों को आसानी से क्रय विक्रय कर सकें। दूसरा क्या किया जाता है, स्वयं निर्मित जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनको प्रोत्साहन देने का भी कार्य किया जाता है। और क्या किया जाता है, जितनी भी बाजार की प्रतिभूतियां हैं जो निवेशकों के द्वारा उनका जो क्रय विक्रय किया जाता है, तो उन निवेशकों के हितों की रक्षा करने का मुख्य इसका कार्य है कि निवेशकों के हितों की रक्षा करना, उनकी प्रतिभूतियों की सुरक्षा प्रदान करना। चौथा इसमें कार्य क्या है, जितने भी म्यूचुअल फंड है, ठीक ना, जितने भी म्यूचुअल फंड है या निवेशक की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को इसमें सफल बनाने का कार्य किया जाता है। और क्या किया जाता है, संस्था में विभिन्न जितने भी संगठन उभरे हैं, उन संगठनों के उद्देश्यों की प्राप्ति किया जाता है। अब टेंशन ना लीजिएगा, थोड़ा एक चूहा दौड़ गया था, इसीलिए ऐसा थोड़ा सा हंसी निकल गया। ठीक है, अगला उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शेयर बाजार कार्य करता है, ठीक ना। शेयर बाजार में और क्या काम किया जाता है, और जितने भी प्रतिभूति वगैरह होती हैं, जितने भी उसमें एजेंट्स वर्कर्स होते हैं, उन्हें शिक्षण प्रशिक्षण वगैरह आदि का भी कार्य किया जाता है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। ये दूसरा क्वेश्चन था कि सेबी क्या है, सेबी की पूंजी बाजार में क्या भूमिका होती है और उसके कार्य क्या। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। इस प्रकार हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। लेकिन आपको सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना के साथ फिर कल मिलना है।